दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के बाद से जो हालात पैदा हुए हैं, उससे ऐसा लगता है कि दुनिया में विभाजन और बढ़ गया है। इतने सारे खंड दिखाई दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है इस विभाजन में कि बहुत सारे जो अमेरिका के एलाई, बहुत सारे अमेरिका के समर्थक जो देश थे, सहयोगी जो देश थे, चाहे वो नेटो में हों या कुछ बाहर भी हों, उनमें भी देखा जा रहा है कि एक विभाजन है। बहुत सारे लोग अमेरिका ने जो किया है और खासकर हमला और हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जिस तरह ले जाया गया उनकी पत्नी के साथ, उनको अपहरण एक तरह से कहा जा रहा है, किडनैपिंग कही जा रही है, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और फिर अमेरिका ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो ये जो घटना हुई है उससे दुनिया में काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है, काफ़ी इसको लेकर आलोचना की जा रही है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये रिजीम चेंज का कोई नया तरीका है? अगर वेनेजुएला ने गलत किया तो क्या यही तरीका अपनाया जाना चाहिए? और फिर एक मुल्क को कैसे ये अधिकार कोई दे सकता है कि वो न्याय करे एक दूसरे मुल्क की जनता के लिए? और दूसरा जो एक पहलू दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमारे जैसे देश में जो विकासशील दुनिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जो ये मानता है कि साहब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। बहुत सारी जो देश की जनता थी वो तबाह थी, गरीबी थी, बेहाली थी, नेचुरल रिसोर्सेज के बावजूद वह मुल्क समृद्ध नहीं हो रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग भागे हुए थे वहाँ से, अमेरिका और दूसरे और हलकों में बसे हुए थे, उनको बड़ी राहत मिली है। तो अमेरिका को एक तरह से वो लोग जो हैं अपने भगवान के तौर पे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि बड़ा अच्छा किया, लिबरेट करा दिया अपने मुल्क को। तो क्या ये लिबरेशन है? इसको क्या कहेंगे? और इस बीच में जो एक वैश्विक तनाव बढ़ा है, ये तनाव किधर जाएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि तनाव के अलग-अलग भूखंड हैं। हमने देखा ईरान और इज़राइल के बीच जो कुछ हुआ और उसमें अमेरिका का जो भूमिका दिखी, उस समय एक अलग पहलू दिखा था, एक अलग तस्वीर दिखी थी। न जाने कितने इस तरह के खंड बने हुए हैं पूरी दुनिया में, अलग-अलग हलके बने हुए हैं, जहाँ बहुत सारा तनाव ऑलरेडी पहले से इकट्ठा है। तो उस दौर में ऐसी दुनिया में जो ये घटना घटी है और दुनिया को कितना तनाव में डालेगी। हम इन 3 विषयों पर आज बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ मेहमान हैं हिंदी के जाने-माने पत्रकार और साथ में वैश्विक मामलों के जानकार, लेखक प्रकाश केरे। प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चूँकि आप धन्यवाद सर। वैश्विक मामलों का काफ़ी गंभीर अध्ययन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की भी कोशिश करते हैं हिंदी क्षेत्र के लोगों को। आप से मैं अगर संक्षेप में पूछूं तो आप इस अमेरिकी हमले को खासकर जो इस ऐसा काफी समय से स्पेकुलेट किया जा रहा था कि कुछ हो सकता है लेकिन ऐसा होगा, इतना भयावह होगा, इतना अनप्रेसिडेंटेड होगा, ये शायद कोई नहीं सोच रहा था। तो आप कैसे इसको ले रहे हैं जो कुछ घटा है? निश्चित रूप से इस राय से मेरी राय अलग नहीं है, और जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा या बहुत सारे और दुनिया के देशों ने कहा, लैटिन अमेरिका के कई देशों ने जो बात कही है, अमेरिका के अंदर में विपक्ष के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने जो बात कही है, इवन ट्रंप के सहयोगी रहे रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोगों ने जो बात कही है, उससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि एक तो हमला करना, दूसरे राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण करना, और तीसरा कि एकदम बिना किसी लाग लपेट के ये कहना कि वेनेजुएला के तेल और बाकी संसाधनों को अब अमेरिका नियंत्रित करेगा। राष्ट्रपति से लेके विदेश सचिव से लेके तमाम ट्रंप प्रशासन के लोग ये बात कह रहे हैं, उनके समर्थक उद्योगपति इस बात को कह रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि जो जितनी भी बातें हैं, जैसे आपने कहा कि उनका शासन ऐसा था या वो डिक्टेटरशिप में जा रहे थे, या वहां के लोगों की हालत खराब थी,
या वो नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त थे। तो ये सारी बातें अगर सही थी, तो फिर मदुरो की उपराष्ट्रपति को ही कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका ने क्यों स्वीकार किया है? वहां के विपक्ष को क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर वो चुनाव में बेईमानी से जीत रहे थे, तो विपक्ष को बैठा देना चाहिए था, या फिर ऐसा करना चाहिए था कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में जो है वो करो, इलेक्शन कराओ लो। और अगर ये मसला नशीले पदार्थ का है, ये मसला जो है निरंकुश शासन से है जुड़ा हुआ है, ये मसला नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसमें तेल और दूसरे संसाधन कैसे आ गए? उनकी बात कैसे हो सकती है? और फिर ट्रंप का ये कहना कि वेनेजुएला का तेल, वेनेजुएला के रिसोर्सेज अमेरिका के हैं, क्योंकि 100 साल पहले हमारे लोगों ने वहां पर तेल इंडस्ट्री को जो है डेवलप किया था। तो जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि बाकी तमाम चीजें सिंपल बहानेबाजी हैं, और चूंकि कोई रोकने वाला नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व व्यवस्था में जिस तरीके का उथल पुथल मचा हुआ है, कोई कानून मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई नियम मानने के लिए तैयार नहीं है, वैसी स्थिति में अमेरिका ने एक मौका देखा और उन्होंने वेनेजुएला पे नियंत्रण लिया। और जैसा मैंने कहा कि तेल से इसका मसला जुड़ा हुआ है, खनिज पदार्थों से मसला जुड़ा हुआ है, और ये बात हमको बार बार याद रखनी चाहिए कि वेनेजुएला तेल, गैस, सोना, स्वच्छ पानी, मीठे पानी, कॉपर, निकल, कोयला, इन सब मामलों में बहुत ही समृद्ध देश है, इन संसाधनों के मामले में। और हमने देखा कि पिछले साल, मतलब जो बीता साल है 2025, 1973 के बाद डॉलर के मूल्य में सबसे ज्यादा गिरावट आई। जनवरी से जून के बीच में 11% गिरा, और बाकी 6 महीने में वो बढ़ नहीं पाया, वो उसमें पस्ती रही। तो ये डॉलर को बचाने की भी कोशिश थी, क्योंकि ये भी याद रखा जाना चाहिए कि 2018 में मदुरो ने ये सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वो अपना कारोबार दूसरी मुद्राओं में, चाहे वो यूरो हो, पाउंड हो, आपका चाइनीज युआन हो, इसमें वो करेंगे, और उनकी कोशिश रहेगी कि वेनेजुएला के कारोबार से डॉलर को पूरी तरीके से निकाल दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है, जो पिछले 2 ढाई दशकों में कमजोर हो रहा था, वो पीछे हट रहा था। दुनिया जो है एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रही थी। अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर कुछ ताकतें उभर रही थी। उसको कहीं ना कहीं ये अमेरिका ने अपनी ताकत की वापसी के एग्जाम्पल के रूप में इस घटना को अंजाम दिया है। ये भी एक फैक्टर है इसमें। तो ये जो बिल्कुल आखिर में आपने बात कही है कि एक दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति या महाशक्ति या एकल एकल ध्रुव वाला विश्व है, एक ध्रुवी विश्व, इस कंसेप्ट में जहां कुछ कमजोरी आ रही थी, या ये एक जो बनावट थी उसमें जो कमजोरी दिखाई दे रही थी, अलग अलग भी ध्रुव बन रहे थे, तो उसको रोकने की एक कोशिश लगातार कर रहा था अमेरिका। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में ऐसा लगता है कि एक जोरदार धमाकेदार कोशिश की है, चाहे इसके जितने रिस्क हों, क्योंकि वो रिस्क वगैरह को नहीं ध्यान में रखते। तो रिस्क जो भी हो, लेकिन उन्होंने कर दिखाया है। कितना गलत किया है या इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसकी परवाह किए बगैर। तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरी ताकतें, दूसरे जो लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्या ये उनकी कमजोरी का भी फायदा उठा रहे हैं, या वो कोई और स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं कि हम कैसे अमेरिका को बहुध्रुवीय विश्व बनने से उसको रोकेंगे, हम बहुध्रुवी विश्व बनाएंगे और कम से कम एक ध्रुव पर ये पूरी दुनिया न चले। देखें, उसमें है कि जो दूसरी ताकतें हैं, जैसे मान लीजिए चीन है, रूस है, यूरोपियन यूनियन है, इन लोगों ने अपने अपने स्तर पे जो कहना है कहा है। और अभी जो स्थिति है, जैसे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि अब वेनेजुएला में आगे कार्रवाई नहीं होगी, जो सरकार चल रही है वही सरकार कंटिन्यू करेगी, बस हम कंट्रोल करेंगे रिसोर्सेस को। तो वह इस स्थिति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं बच रही है। तो
आप क्या करेंगे? आप कूटनीति का सहारा लेंगे, आप बातचीत का सहारा लेंगे, आप राजनीतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, जो चीन, रूस और दूसरे बहुत सारे ममालिक जो है कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल जो है सुरक्षा परिषद में इस बात पे बहस है, तो सब लोग अपनी-अपनी पोजीशनिंग रखेंगे ही रखेंगे वहां पे। तो फिलहाल तो यही हो सकता है। रही बात की अमेरिकन हेगेमनी को अगर कंट्रोल करना है, रोकना है, उसको आगे बढ़ने से रोकना है, तो देखिए चीन जिस नीति पे चला है पिछले लगभग 40 सालों में, और ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि चीन का अमेरिका के साथ जो संपर्क बना अर्ली 70s में रिचर्ड निक्सन के टाइम में, उससे पहले 1949 से 1971 तक चीन को संयुक्त राष्ट्र से बाहर रखा गया था और उसकी जगह अस्थायी सदस्यता ताइवान को दी गई थी। और वहां से जो चाइना की आज महाशक्ति बनने तक की यात्रा है, इस यात्रा में वो सारी स्ट्रेटजीज नहीं है जो जिन स्ट्रेटजी पे चल के अमेरिका या सोवियत संघ महाशक्ति बने थे। चीन ने जो सोवियत संघ से सीखा, उनकी गलतियों से, कमियों से, खामियों से सीखा, उसने अमेरिकी गलतियों से भी सीखा कि जैसे अनवरत युद्धों का जो सिलसिला है अमेरिका का, इसने क्या किया? इसने वहां के कारोबारियों को, वॉल स्ट्रीट को, बैंकरों को, नेताओं को तो धनिक बनाया। लेकिन अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिकी अर्थव्यवस्था $36 ट्रिलियन के कर्जे में चली गई। वहां पे 60% से ज्यादा लोगों को पे चेक टू पे चेक जिंदा रहना पड़ रहा है। अब वही वही सब हरकतें अगर रूस भी शुरू कर दे, चीन भी शुरू कर दे, भारत शुरू कर दे, कोई शुरू कर दे, तो उसकी अपनी तबाही हो जाएगी। और कोई भी चीन का नेता हो या रसिया का नेता हो, वो अपनी पब्लिक से बिना पूछे, बिना राय मशवरा किए, बिना सिचुएशन को पूरी तरीके से समझे बिना, वो सबको खतरे में क्यों डालना चाहेगा? क्यों उसको डालना चाहिए? और जो मैं बार-बार कहता रहा हूं कि दुनिया जब एक दारोगा से इतनी तबाह है, तो हम क्यों चाहते हैं कि 2, 4, 10 दारोगा और खड़े हो जाएं? नहीं, लेकिन प्रकाश जी बिल्कुल आपने सही ये यूज किया इस तरह के उसका रूपक का। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो एक बिगड़ैल कोई अगर दरोगा होगा और वो पूरे अपने थाने को, पूरे अपने इलाके को अगर वो अपनी मर्जी चलाएगा, कानून का कोई लेना देना नहीं, आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं, किसी भी चार्टर को कोई मतलब उसके लिए नहीं रहेगा, तो ये दारोगा अगर बिगड़ैल हो गया तो फिर कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? तो इस पर तो नजर कम से कम यूएन की या दुनिया के अन्य जो देश हैं जो शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, दुनिया को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के पक्षधर हैं, क्या उनको कोई शांतिपूर्ण रास्ता, शांतिपूर्ण विकल्प नहीं तलाशना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल तलाशना चाहिए। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की तमाम कमियों को, उनकी तमाम आलोचना को सामने रखते हुए भी, या और जो अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं, ग्रुप्स हैं, उसके बावजूद ये बात हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन संस्थाओं ने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने, कूटनीति ने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विचार विमर्श होते रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्षों को, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया है, रोका भी है। ऐसा नहीं है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को सिर्फ इसलिए खारिज कर दें कि गाजा में वो असफल रहा, यूक्रेन में असफल रहा, या अभी वेनेजुएला में वो असफल होता दिख रहा है। तो एक तो ये चीज है। लेकिन आप ये समझने की हम लोग कोशिश करें कि कूटनीति के अलावा, बोलने बतियाने के अलावा क्या विकल्प हो सकता है। और रही बात की रोकने की बात, आज देखिए कि अमेरिका जैसे मैंने डॉलर का एग्जांपल दिया, अभी दुनिया में दूसरी मुद्राएं जो हैं, उनका परसेंटेज, उनका अनुपात बढ़ता जा रहा है। अमेरिका आज के डेट में टेक्नोलॉजी का लीडर नहीं है, अमेरिका आज के डेट में इंडस्ट्री का लीडर नहीं है। तो धैर्य के साथ बहुत सारे देश चल रहे हैं, जिसमें चीन का उदाहरण मैं बार बार देना चाहूंगा कि वो धीरे 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 अपना काम कर रहे हैं। वो आर्थिक के स्तर पे, तकनीक के स्तर पे, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के स्तर पे वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज हमेशा चलती रहेगी। ये पहले भी नहीं चला अगर इतिहास में आप जाएं, और अभी भी नहीं चलेगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा हम लोगों लेकिन को। प्रकाश जी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके बारे में आमतौर पे माना जाता है कि भाई नेटो के कारण
एक बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका के साथ चिपका रहता है, और उसके आर्थिक, केवल सुरक्षा संबंधी उसके हित नहीं है, उसके आर्थिक हित भी हैं जुड़े हुए अमेरिका से। तो ऐसी स्थिति में जो आज एक परिस्थिति पैदा हुई है कि वेनेजुएला के जो समर्थक नहीं भी थे, खासकर निकोलस मादुरो के जो समर्थक नहीं थे, यूरोपियन कंट्रीज, वे भी इस भयावह परिस्थिति में अमेरिका का खुलकर समर्थन करने में रिलक्टेंट है। मतलब वो संकोच कर रहे हैं कि आखिर हम इस तरह की तानाशाही का समर्थन कैसे कर सकते हैं, जब खुलेआम न केवल हमला हुआ है, बल्कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके पत्नी सहित ले जाया गया जबरन। ये ऐसी घटना घटी है, हम कैसे समर्थन करें? अब कुछ देशों ने तो कह भी दिया है, आप देख रहे हैं। स्पेन ने क्या कहा? स्पेन ने कहा कि भाई हम तो इस पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है और ये मतलब इस पर सोचने की जरूरत है बार बार। इसके अलावा फ्रांस जैसे देश ने, जो आमतौर पे हमेशा अमेरिका का पक्ष ही लेता था व्यापक तौर पे, वह भी थोड़ा सा रिलक्टेंट है। बिल्कुल जर्मनी जर्मनी तो साफ कह रहा है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हुई है। तो ये सब चीजें, तो क्या आपको लगता है कि रूस और चीन की विदेश नीति में कहीं ना कहीं कोई ऐसी खामी है कि यूरोप को वो अपनी तरफ बिल्कुल मोबिलाइज नहीं कर पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते? परिस्थितियों ने आज जो हालात पैदा किए हैं, क्या उसमें आपको लगता है कि रूस और चीन को निश्चित रूप से नाटो के जो कंट्रीज हैं या यूरोप के अन्य तमाम जो मुल्क हैं, डेनमार्क भी उसमें शामिल हो सकता है, दूसरे और भी शामिल हो सकते हैं मुल्क, इनसे एक मोर एक्टिव डायलॉग की जरूरत है कि अमेरिका के इस तरह के कदमों का वाकई वो काउंटर कर सकें, कमजोर, वो कम से कम इस तानाशाही की तरफ न जाने दें? देखिए उसमें काफी पेच हैं, इन सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत तरीके की जटिलताएं हैं। जैसे रूस और यूरोप का जो संबंध है, उसको अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है। उसमें सहयोग का जो दौर है वो बहुत छोटा है, और संघर्षों का और एक दूसरे को संशय से देखने का दौर ज्यादा लंबा है। आप देख लीजिए नेपोलियन के साथ हुआ, फिर जो दूसरे महायुद्ध में हमला हुआ, उसके बाद सोवियत संघ का पूरा दौर चला, तो कोल्ड वार शीत युद्ध का पूरा लंबा दौर रहा। अभी यूरोप और अमेरिका को लगा कि रूस में अब चूंकि सोवियत संघ बिखर गया है, तो हम ईस्टर्न यूरोप में अपना प्रभुत्व बढ़ाएं, जिसकी परिणति आज हम देख रहे हैं यूक्रेन युद्ध के रूप में हमारे सामने है। और इन लोगों ने रशियन रिसोर्सेज को, सस्ते तेल को और दूसरे खनिज पदार्थों को जिस तरीके से दोहन करने की कोशिश की बोरिस येल्त्सिन के कार्यकाल में, इन सब को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने एक दूसरे तरीके का ढंग अख्तियार किया। तो वहां पे दोनों तरफ से इतना एक दूसरे के प्रति संशय है। जैसा कि मैंने कहा कि उसमें ऐतिहासिकता है, सोवियत संघ का दौर है, कोल्ड वार का दौर है, तमाम। चीन के साथ इन लोगों को देखिए, इन लोगों को रूस से भी दिक्कत नहीं थी, यूरोप को सस्ता तेल मिल रहा था। इन लोगों को चीन से भी दिक्कत नहीं थी, सस्ता लेबर मिल रहा था। यहाँ पे चीनी सामान बना रहे थे और यूरोप को सस्ते में सामान सप्लाई हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ पिछले 20-25 सालों में, कि रूस एक बड़ी ताकत बन के उभरा। वो सोवियत कोलैप्स से जो उसको सेटबैक लगा था, जो शॉक लगा था, उससे वो उबर गया। उसके बाद चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत इतनी बढ़ा ली कि अब आप डिपेंडेंट हैं उस पर। दुनिया की 1/3 उत्पादन क्षमता जो है चीन के पास है। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि जैसे बार बार यूरोपियन नेता कह रहे हैं, हालांकि ये इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब विरोधाभास देखिए कि यूरोप का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना में है। जर्मनी का तो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप इतना ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को दिक्कत हो रही है। लेकिन विडंबना देखिए कि जब जर्मन कार कंपनी चाइना के बाजार में 70 से 90% का मार्केट रखती थी, तब तो किसी ने नहीं कहा कि जर्मनी जो है हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है। अब जब चाइनीज कार कंपनियां अगर यूरोप में कार बेच रही हैं और सफलता से बेच रही हैं, तो कहा जा रहा है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये भी एक डिस्ट्रस्ट पैदा कर रहा है चीन और यूरोप के बीच में, जी, अमेरिका के बीच जी, में भी। जी, तो अभी हम लोग एक ऐसे जगह पे हैं कि इतिहास में यूरोप पिछले कम से कम 200-250-300 साल के इतिहास में यूरोप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, सबसे कमजोर स्थिति में है।
तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाए। आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं यूरोप को। हम्म। रशिया के पास नहीं जा सकते क्योंकि रशिया को वो आक्रांता के रूप में देख रहे हैं। चाइना पर भी चाइना के भरोसा पास नहीं। नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी आर्थिक हैसियत जो भी बची खुशी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम एक अविश्वास, एक दूसरे पे भरोसे की कमी वाली दुनिया में अभी हम रह रहे हैं। इसीलिए हम तो देख रहे क्या, हैं कि रीजनल वार्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल संक्षिप्त एक टिप्पणी, इसके बाद हम दूसरा सवाल फिर अब हम वेनेजुएला पर केंद्रित करेंगे। तो क्या ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन एक विफल प्रयोग है? ये कोई सार्थक इनिशिएटिव, एक मीनिंगफुल इनिशिएटिव क्राइसिस के इस दौर में जो उठाना चाहिए उसको पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, वो नहीं उठा पा रहा है, वो फेल कर रहा है पूरा का पूरा प्रयोग यूरोपीय यूनियन का? देखिए, यूरोपियन यूनियन की विफलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको चलाने वाले लोग नौकरशाह हैं। वो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए लोग नहीं हैं। वो लॉबिंग के का नतीजा है। लॉबिंग करते हैं, उसमें से अपना वो जीतते रहते हैं, और जो जो जिनके हाथ में असली पावर है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूरोपियन संसद जो है, उस वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकती है जो यूरोपियन कमीशन पर बाइंडिंग हो। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हमारी पार्लियामेंट सर्वोच्च है। वो संविधान के दायरे में रह के वो किसी को ऑर्डर दे सकती है, कुछ भी कानून पास कर सकती है। लेकिन यूरोपीय संसद को यह अधिकार नहीं है। तो ये जो लॉबिंग होना, फिर जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाना, और देखिए यूरोप, चाहे यूरोप की का जितना भी अतीत रहा हो बुरा, लेकिन यूरोप और अमेरिका के कल्चर में, वहां की सोसाइटी में बहुत बड़ा फर्क है। या यूरोपियन कल्चर को हम अमेरिकन कल्चर से नहीं वो कर सकते। तो एक लोकतांत्रिक ढांचे में लोकतांत्रिक लबादा पहन के यूरोपीय संघ उत्तरोत्तर जो है वो अलोकतांत्रिक होता गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी जैसे ब्रिटेन निकल गया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, और कुछ देश कह रहे हैं कि यार जबरदस्ती का तुम इमिग्रेशन का कोटा हमको दे रहे हो, जबरदस्ती यूक्रेन के लिए हमसे पैसा ले रहे हो, लड़ाई रुकवा नहीं रहे हो, लड़ाई बढ़ा रहे हो। तो यूरोपियन यूनियन को मैं कहूंगा कि वो उसकी अंदर की गड़बड़ियों ने उसको कमजोर किया है या तो आपको विकृत क्या किया है। लगता है, तो आपको क्या लगता है कल जो आई मीन सोमवार को जो मीटिंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये 15 जो मुल्क हैं, आई मीन इसमें 5 तो आप परमानेंट जो मेंबर हैं, वीटोधारी, तो इनके अलावा जो अन्य मुल्क हैं उनकी क्या पोजीशन, जो एक शक्ति संतुलन दिखाई दे रहा है उसमें, क्योंकि कोलंबिया कोलंबिया लीड, उसी ने प्रस्ताव को पेश किया है, चाइना और रूस ने सपोर्ट किया है। तो क्या कल हो सकता है, आपको क्या अंदाज लग रहा है? मुझे ये साफ दिख रहा है कि वहां पर कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी देश वीटो कर सकता है। प्रस्ताव पारित नहीं होगा, लेकिन काफी हीटेड एक्सचेंजेस होने की संभावना है। जो ऑलरेडी रूसी विदेश मंत्रालय ने जो कहा है, रूस के विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति से बात भी की है, जो कार्यकारी राष्ट्रपति बनी है, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत कड़ा बोला है और ये डिमांड रखा है कि मदुरो को आप रिहा करिए, वापिस करिए, ऐसे नहीं वापिस चलेगा। कीजिए। तो अभी अब देखिए, बैक चैनल से क्या हो रहा होगा हम लोगों को नहीं पता है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी यही कोशिश होगी लैटिन अमेरिका के भीतर भी, और चीन, रूस और दूसरे जो है यूरोपियन यूनियन भी। क्योंकि देखिए अभी ये बात है ना, रूस ने यूक्रेन पे हमला बोल दिया। अब चलिए वो उसके कारण अच्छे हैं, सही हैं, गलत हैं, लेकिन भाई एक ताकतवर देश है, एक उसने कमजोर देश को कर दिया। या वेनेजुएला में हो गया, कल को मान लीजिए ताइवान में हो सकता है। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में किया है, ये पुतिनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कि भाई छोटा देश है तो कब्जा कर लो। तो इस तरीके की आशंकाएं जो हैं, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के देशों में जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से, सैनिक ताकत के हिसाब से, वो कितना दबाव बना पाते हैं। और देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो लग रही है कि कई महीने से ये सब तनातनी चल रही थी, और अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे बड़ी नौसैनिक तैनाती की वेनेजुएला के तट पे, उन्होंने उसकी नाकेबंदी की। तो क्या राष्ट्रपति मदुरो ने
क्या काउंटर करने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑपरेशन में तो ये बता रहा ना कि वो अपने निवास स्थान पर थे और वहां पे उन्होंने सरेंडर किया है और उन्हीं की गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने दिया गया है। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ दिन के लिए थोड़ा सा जैसे ईरान पे हमले हुए थे, एक भाई आपने दिखा दिया कि अरे बहुत कर दिया, बहुत कर दिया, और दूसरी समस्याओं से आपने ध्यान हटा लिया। एप्स्टीन फाइल का मामला चल रहा है, आपने थोड़ा सा हिट वो कर दिया, थोड़ा सा अपने समर्थकों को उत्साह दे दिया कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी ये भी कई लोग ये आशंका जता रहे हैं कि बहुत संभव है कि मदुरो खुद और मदुरो के साथी उनके गवर्नमेंट में और मिलिट्री में लोगों ने ये डिसाइड किया होगा कि भाई देश को अराजकता से, युद्ध से, गृह युद्ध से बचाने के लिए हम लोगों को कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। और मदुरो पहले भी बोलते रहे हैं कि हम अमेरिका से सहयोग के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बिजनेस के लिए तैयार हैं, हम अपने रास्ते खोल रहे। ऑलरेडी अमेरिकी कंपनियां वहां हैं पहले से, बड़ी बड़ी कंपनियां शेवरॉन वगैरह हैं वहां पे। तो हो सकता है कि अमेरिका ने कहा हो कि भाई हमें नहीं कुछ लेकिन वो दो। लेकिन लेकिन प्रकाश जी, ये बहुत बड़ा स्पेकुलेशन हो जाएगा। मतलब मैं इसको इसको इसकी नहीं, इसकी ठोस ना 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 इसके ना ठोस सर, आधार कम है। ना ना, मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा। हम्म, 11 अप्रैल 2002 को याद करिए, हम्म, ठीक इसी तरीके से सीआईए के और वेनेजुएला की मिलिट्री और वेनेजुएला की ऑपोजिशन और वहां हम्म, की मीडिया ने मिलके रैली निकाला, पूरा प्रचार हुआ, राष्ट्रपति को पकड़ा गया और राष्ट्रपति को अपहरण करके महल से बाहर ले जाया गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही ये खबर फैली तो लोग जुटने शुरू हो गए जो उगो चावेज के सपोर्टर्स थे। और फिर वापसी हुई। इसी बीच में विपक्ष ने राष्ट्रपति भवन में घुस के शपथ ग्रहण वगैरह करके कार्यकारी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सब बना दिया था, अटॉर्नी जनरल सब कुछ। और इतने लोग जुटे कि 47-48 घंटों के भीतर उनको वापस लाना पड़ा। यस, यस। लेकिन अभी जो तो मेरा स्थिति यह प्रकाश, कहना है कि उससे सबक लेते हुए अमेरिका ने निश्चित रूप से इस बार स्ट्रेटजी दूसरी बनाई होगी। और मैं देखिए, को एथराइज कर दिया है, तो रोड्रिगेज जो है वो बाकायदा मार्को रूबियो से उन्होंने लंबी बातचीत की है। काफी लंबी बातचीत हुई है, ये खबर आज आई है। और उस बातचीत के बाद उत्साहित होकर अमेरिकन प्रवक्ता ने ये कहा है कि अमेरिका जो भी करना चाहता है वेनेजुएला में, उसमें सरकार सहयोग देगी। यानी उनको भरोसा दिलाया है प्रेसिडेंट, अंतरिम प्रेसिडेंट ने, कि उसमें वो सहयोग करेंगी। वो करेंगी कि नहीं करेंगी, ऐसी बात सामने इधर से नहीं आई है, यानी वेनेजुएला के शासकों की तरफ से नहीं आई है। एक तरफ से केवल ये बात आई है। अब मेरा ये कहना है कि चीन के विदेश मंत्री भी बात कर रहे हैं, रूस के लोग भी बात कर रहे हैं, क्योंकि कल मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सिक्योरिटी काउंसिल की। तो दुनिया भर के लोग बात कर रहे हैं। कोलंबिया ऑलरेडी अपनी अपनी सेना को काफी उसने चुस्ती के साथ खड़ा किया है अपनी तमाम सरहदों के पास पास। क्यूबा अलग से बोल रहा है, तो पूरी दुनिया बोल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ मुल्क बोल रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिकन जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल क्लियर है। क्लियर यह है कि वो बड़े पैमाने पर अपने सैनिक भी खड़े कर सकता है, अपने सलाहकार वहां रख सकता है। और ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है सरकार के पास कि वो रोक दे अमेरिका को आज की तारीख में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अमेरिका इन देशों के विरोध के बावजूद तेल के और जो रिसोर्सेज अन्य हैं, खनिज रिसोर्सेज, उन पर अपना आधिपत्य जमाने की हर संभव कोशिश को कॉन्क्रिटाइज करेगा, इसके बाद ही वो कुछ सोचेगा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉलर का मसला या अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था की तबीयत जो है उसको सुधारना है, अमेरिकी इंपीरियलिज्म को वापस ले आना है। और अभी कुछ समय पहले जब उन्होंने अपनी रणनीति रिपोर्ट जारी की थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उसमें साफ उन्होंने लिखा कि अमेरिका अब अपना ध्यान वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका पे वो सेंटर करेगा और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाके में फोकस करेगा वो।
और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मुनरो डॉक्ट्रिन की वापसी है, जो 19वीं शताब्दी के शुरू में उस समय के राष्ट्रपति मुनरो ने लगाई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूरोप अपना कॉलोनियल प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर आप यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे तो ये अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी। तो इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये उसका रिप्लिकेशन है एक बार फिर से ये। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है कि वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोलंबिया को, मैक्सिको को और क्यूबा को धमकी दी है। धमकी दी है। और मेरा अपना असेसमेंट है कि जब आपके पास तेल हो गया, गैस हो गया, सारा कुछ ये सब हो जाएगा, तो जो पश्चिम एशिया में ईरान की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश अमेरिका वर्षों से कर रहा है, अमेरिका और इजराइल का ये कई साल का प्रोजेक्ट है, तो अभी तक वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि इतने चोक पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सप्लाई रूट्स जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे और तेल और गैस का मार्केट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जब आपको एक कहीं और से सुरक्षा मिल गई, आपको कहीं और से सप्लाई की गारंटी हो गई, तो मेरा ये मानना है कि ये तख्ता पलट का हिसाब किताब, क्योंकि 20वीं शताब्दी में मुनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका के ग्रेट स्ट्रेटजी का हिस्सा, आधार था। और इसीलिए 20वीं शताब्दी में अगर आप लैटिन अमेरिका का इतिहास देखें तो कितने तख्ता पलट, ऑक्यूपेशन, कार्रवाइयां, हत्याएं, मतलब पूरा इतिहास भरा पड़ा उससे। तो मैं समझता हूं कि उसका एक रिप्लिकेशन आप देख रहे हैं, ऑलरेडी हो रहा है, इलेक्टोरल फ्रंट पे हो रहा है। अभी पिछले 2-3-4 चुनाव जो हुए लैटिन अमेरिका में, उसमें लेफ्ट खेमे की हार हुई है, चिले में, अर्जेंटीना में, बोलीविया में, एक और जगह। तो अभी होंडुरास में इलेक्शन है, मोस्ट लाइकली वहां भी स्थिति मतलब बढ़िया नहीं है, उत्साहजनक नहीं है। तो ये तमाम तरीके के साम दाम दंड भेद वगैरह का इस्तेमाल करके ये कोशिश होगी। और इसका इसका असर, इसका नतीजा केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, ये लेकिन आपको ग्लोबल रेमिफिकेशंस होंगे इसके। जी, लेकिन अभी बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, अपने देश में एक हिस्सा ऐसा है जो अपने को लिबरल समझता है, डेमोक्रेट समझता है, और वो वेनेजुएला में जो कार्रवाई की है अमेरिका ने, जिसकी पूरी दुनिया निंदा कर रही है, बल्कि अमेरिका समर्थक देश भी ऐसे हैं जो, मैंने जैसे पहले कहा कि रिलक्टेंट हैं सपोर्ट करने में, और उनमें कई तो खुलकर आलोचना भी कर रहे हैं। तो लेकिन अपने देश में एक ऐसा हिस्सा है, मैं उसको लिबरल भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई अपने को लोकतंत्रवादी कहने वाले लोग, वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो एक स्वाभाविक है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अमेरिका को जैसे कि वेनेजुएला के लोगों ने ऑफर कर दिया कि भाई अब तुम ही संभालो। तो ये जो सोच एक तबके की है, खासकर हिंदी क्षेत्र के लोगों में, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी चीज की उसमें यह है कि अधिकतर लोगों के पास ठोस जानकारी का अभाव है, उनको इतिहास का पता नहीं है। अमेरिका के सबसे ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो अमेरिका के सबसे नजदीकी अलाइज जो रहे हैं वो तानाशाह रहे हैं, वो रजवाड़े रहे हैं, राजशाहियां रही हैं। और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे सामान्य अगर गूगलिंग कर ली जाए, वो गूगल करके, और उसके बारे में आराम से जाना जा सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा लाइब्रेरी वगैरह में जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है वहां। तो एक तो जानकारी का अभाव है। दूसरा अभाव यह है कि डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, किसी स्टेट में, किसी देश में कौन सी शासन व्यवस्था है, इसको हम लोगों को थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सोचना चाहिए। यह समझना भी काम चाहिए। यह काम वहां की जनता का है कि वो एग्जैक्ट। क्या करे, लड़े, ये करे। ये जरूर है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था जब, तो अमेरिका, चीन, आपका सोवियत संघ और यूरोप के कई देश हमारे सपोर्ट में होते थे कि भाई होना चाहिए। तो अब वहां पर ये नहीं देख रहे थे कि वो कि कौन सत्ता में आ जाएगा, किसकी सरकार बन जाएगी। भाई ये राइट है आपका स्वतंत्र होना, ये राइट है आपका चुनाव कराना, ये राइट है आपको अपनी शासन व्यवस्था चुनना। लेकिन ये बात जो भी लोग कह रहे हैं, तथाकथित लिबरल या जो भी हों, उनको सिंपल ये समझना चाहिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं कह रहे हैं कि हम वहां पर डेमोक्रेसी ला रहे हैं।
हम तेल पर कब्जा करने जा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं। तो ये कहां से इनको जो है ये इल्हाम हो रहा है कि वहां पे जो है लोकतंत्र स्थापित करने का प्रोजेक्ट है। इराक में लोकतंत्र आ गया, अफगानिस्तान में लोकतंत्र आ गया, लीबिया की क्या हालत है दुनिया देख ले। तो ये सब देखिए, एक और चीज है जो लिबरल और डेमोक्रेटिक लोगों में उसमें एक हिस्से की एक समस्या रहती है कि हम वेनेजुएला के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी आत्मा को ये दिलासा देना चाहते हैं कि हम कितनी अच्छी सोच रखते हैं, हम डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं, हम जनता के अधिकारों के पक्षधर हैं। तो ये उनको लगातार अपने आप को सही साबित करने की उनकी जो उनका जो ऑब्सेशन है, ये उसका मैनिफेस्टेशन है। ये उनकी जानकारी का, उनकी समझ का, या एक्चुअली दुनिया इतनी ब्रूटल है। या यूँ कह सकते हैं कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में उनका कंफ्यूजन या उनका 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 एक तरह से अज्ञान भी है। तो कुल मिलाकर आपने जो बातें कही, मैं समझता हूं कि हम यहीं से आज की चर्चा का समापन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 36 मिनट के आसपास पहुंच गए हैं, बल्कि 37 मिनट। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश केरे। हम फिर आपसे बात करेंगे जरूर, क्योंकि ये डेवलपमेंट चलता रहेगा। और मंडे की जो बैठक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें क्या होता है, क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि निकोलस मादुरोई की रिलीज की बात चाइना कर रहा है, उस पर कैसे अमेरिका रिएक्ट करता है कल, यह भी देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस कार्यक्रम को देखा, कैसा लगा? और जो भी सुझाव होंगे, जो भी शिकायतें होंगी, जरूर बताइएगा, हम उस पर अमल करेंगे। सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।